तेरी मम्मी ने तो अलग पैदा कर रखी है कि तू 350 रुपये ले रही है। उस दिन मेरा इतना दिल दुखा है कि मैंने घर वालों से कुछ बताया भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था भी कंजूसी नहीं करनी, पता है क्या भैया पैसा तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो टाइम मैंने 3 महीने का यहाँ पे दिया है ना वो फिर वापस नहीं मिलता। भैया मैं मेहनत इतनी ज़्यादा कर रही हूँ, अगर सही रेट होना है तो 50-60 हज़ार रुपये मेरे कहीं पे भी नहीं गए। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे हमारी प्यारी बहन सलमा का, जो कि बिलोंग करती हैं करेला। हाँ भैया। जींद में पड़ता है गाँव। हाँ भैया। जी दीदी, बताएं कैसे आना हुआ आपका यहाँ टैलेंटेड रितु इंसान पे। हेलो भैया, मेरा नाम सलमा है, मैं गांव करेला से बिलोंग करती हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं यहाँ पे आने से पहले मैं बुटीक पे ही काम करती थी, घर पे ही। मतलब आपका घर से काम कर रहे थे आप खुद हाँ, का? घर से काम कर रही थी भैया मैं। तो वहाँ पे मैं 20-25 हज़ार रुपये करती थी। 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे थे? हाँ भैया। फिर क्या चुल मुझे आपको कि मतलब चलते हैं मैडम के पास, ठीक फिर तो कमा रहे थे? हाँ भैया, पता है क्या, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करती थी, काम ज़्यादा आता था। और काम ज़्यादा करना पड़ा था आपको? हाँ, 20-25 हज़ार काम रुपये के लिए? मैं पता है क्या है कि एक सूट के 350 रुपये देते थे। सिंपल तो सूट के? हाँ, नहीं 350? इनर वाले भैया, इनर वाले के इनर वाले 350? सूट के भैया। और जिसमें इंटरलॉक भी करना पड़ता था, प्रेस भी करनी पड़ती थी, तो उसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी। सारे काम अकेले ही कर रहे थे आप? हाँ भैया, अकेले करती थी। सलवार से लेके तुरपाई सब कुछ? हाँ भैया, नहीं तुरपाई बाहर करवाती थी भैया। सलवार भी खुद सिलती थी मैं। ओके। तो कितने मतलब 20-25 हज़ार रुपये आप कमा रहे थे? हाँ भैया। तो इसका मतलब आप 30 दिन जा रहे होंगे आपके उसमें? हाँ भैया। खुद के लिए टाइम था? नहीं भैया, खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं था, ना बच्चों के लिए ना खुद के लिए। बस खाना बनाया, सुबह जल्दी उठी, खाना बनाया और अपनी दुकान में बैठ जाती थी भैया, बुटीक पे। कहाँ थी आपकी दुकान गाँव में? घर पे ही है भैया। जहाँ पे आपका घर था वहीं काम? हाँ, घर में ही है। ओके। तो जो आपका जो एरिया है, जो गाँव है, वो मतलब मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ हिंदू ज़्यादा है? नहीं भैया, हिंदू ज़्यादा है। हिंदू ज़्यादा है। हाँ तो आपके कस्टमर भी हिंदू ज़्यादा रहेंगे? हाँ भैया। तो आप कौन सी ड्रेसेज में आप परफेक्ट थे? भैया वहाँ पे सूट सलवार ज़्यादा चलते हैं। तो वही सिल रहे थे आप? हाँ भैया, सूट सलवार और पैंट प्लाजो। वैसे ड्रेस वगैरह मैं बना लेती थी जो दिखाती अभी थी। मैं एक फंक्शन में गया था, आपके मुस्लिमों में था, तो मैंने देखा आपके यहाँ भी लड़कियाँ अब ऐसी ड्रेसेस पहनने लगी हैं। हाँ भैया, पहनती है ना? हाँ वो मतलब वो ट्रेंड नहीं रहा कि ब्लैक ही ब्लैक, वो क्या बोलते हैं बुर्का वगैरह, बुर्का। वैसा ट्रेंड अब इतना जनरली नहीं देखा मैंने। देखा मतलब हरियाणा की बता रहा हूँ बेसिकली मैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कल्चर इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे कल्चर को ना। हाँ भैया। तो मैंने देखा कि आपके यहाँ भी लड़कियाँ ऐसी ड्रेसेस पहनती हैं। हाँ भैया, पहनती और अपने यहाँ भी काफ़ी लड़कियाँ सीख के गई हैं। हाँ भैया। तो काम भी आती हैं आपको? ओके। तो अभी जब आप काम कर रहे थे ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे? हाँ भैया। तो जो ये पैसा है अभी आप 20-25 हज़ार कमा रहे थे, आपको ये कमाने मतलब कितने साल की जर्नी है आपकी? भैया मैंने ये 14 साल तो मैंने वहाँ पे हो गए करेला में शादी के बाद? हाँ भैया, शादी के बाद ही मैं मतलब करने लगी थी काम। ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगता है भाई किसी भी उसमें। तो अब तो मेरा काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, लेकिन उसमें मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ती, बच्चों के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरे बच्चे पता है कि छोटी बेटी है, वो सामने वो कहती कि मम्मी जल्दी सोना है, तो वहीं पे दुकान में ही ज़मीन पे लेट के सो जाती। तो रात को इतना दुख होता है कि वैसे लगभग कितने ऑर्डर आप बनाते थे डेली, कितने सूट सिल देते थे? भैया अगर ज़्यादा मान ले मेहनत करती थी तो 5-6 निकल जाते थे। इतना काम करते थे? हाँ भैया। और ना तो 3 तो डेली के थे ही। मतलब कस्टमर आपके पास अच्छे खासे हैं? अच्छे खासे हैं भैया, कस्टमर अच्छे खासे हैं, लेकिन पता है क्या है, कुछ तो मान ले कहते ही रेट दे देता है। कभी एक अच्छा, गांव में उधार की बड़ी समस्या रहती है? हाँ, उधार की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। और मेरा एक दिन पता है मैं आना भी नहीं चाहती थी, मैं बाहर जाना भी नहीं चाहती थी बुटीक के लिए। तो एक दिन पता है कि मैंने एक लेडीज़ के सूट सिल दिए, उसकी बेटी की शादी थी। तो सूट सिल दिए, तो 1 साल के बाद मैंने पैसे मांगे। 1 साल बाद? 1 साल बाद मैं बोली कि इतने पैसे हैं और मैंने कम से कम रेट लगाए, आप इतने पैसे दे दो। मैंने बोली कि मैं आप औरों पर अगर मैं 350 ले रही हूँ ना, तो आप 300 दे दो भाई, इतना टाइम हो गया भाई। मैं सोचती थी कि मेरे इकट्ठे मिल जाओ। तो उन्हें पता है क्या बोले कि बोले आना गाँव में है ना 250 रुपये में सूट सिलते हैं, तेरी मम्मी ने कि तू अलग तक पैदा कर रखी है। वह बात भैया मेरे इतने दिल पर लगी। एक तो 1 साल बाद हाँ, पैसे नहीं दिए उसने, और फिर उसने पता सीधी डायरेक्टली ये बात कही, तेरी मम्मी ने तो अलग पैदा कर रखी है कि तू 350 रुपये ले रही है। उस दिन मेरा इतना दिल दुखा है कि मैंने घर वालों से कुछ बताया भी नहीं। फिर मैं बोली कि मैंने बाहर बुटीक करना है, वो भी कहते थे कि भी बाहर बुटीक कर ले। बाहर मीन्स शहर में? हाँ, शहर में। ठीक है।
तो बोला काम भी कम रहेगा और अपना खुद के लिए भी टाइम होगा, टाइम पर सोना खाना पीना हो जाओगा। क्योंकि शहर में तो मिनिमम सूट के 500-700 रुपये लेते हाँ हैं, भैया। सिंपल सूट के, इंदर वाले के 1000 रुपये लेते और हैं। ऐसी भी बात नहीं है कि मैं सूट अच्छे नहीं सिलती, अच्छे सूट सिलती थी भाई, कोई भी इतनी शिकायत नहीं थी मेरी। इंटरलॉक भी करती थी मैं, फिनिशिंग भी अच्छी थी। लेकिन दुख कहाँ होता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी। आप सलमा नहीं बन पाए वहाँ पे, समझे दीदी? हाँ जब भैया। तक आप किसी की बीवी, किसी की लड़की बने रहेंगे ना गाँव में, तो आपको पैसे कोई नहीं देगा। जब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी बनेगी ना, जैसे अब आप गए बुटीक पे, आपने बुटीक किया शहर में, तो आपके नाम से बुटीक को जानेंगे वो, चाहे आपके कोई भी नाम रख देना वहाँ पे कि उस बुटीक वाले के पास जाना। किसी की लड़की, किसी की वाइफ कह के नहीं बोलेंगे आपको। वहाँ पे बनेगी आपकी आइडेंटिटी और वहाँ से मिलेंगे आपको पैसे। सही कह रहा हूँ? हाँ भैया। इसलिए जाना पड़ता है शहर में। फिर वह भी बोले कि मेरे को ज़्यादा परेशानी होने लगी थी, कि मैं ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। वो नहीं देख रहा था जब आप एडमिशन लेने आए थे। बच्चों के लिए भी टाइम नहीं, घर वालों के लिए टाइम नहीं, मेरा खुद का नहाना खाना पीना सब कुछ, मतलब टाइम, कोई किसी चीज़ का टाइम नहीं था। तो वो बोले कि इस तरह तो ना हमने भी खो देगी और खुद ने भी खो देगी, ना तो हमारा ख्याल रख पा रही ना अपना ख्याल रख पा रही। आप ऐसा करो कि आप जुलाना कर लो बुटीक, जुलाना जीन जहाँ भी आपका मन करे। मैंने ये कहा कि मैंने बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं गांव में ही रही हूँ, मैं कभी गांव से बाहर गई ही नहीं। मार्केट के बारे में तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है भैया। और एक मेरी मेन समस्या है कि मैं अकेली कभी जा नहीं सकती, मैं अकेली कभी गई नहीं घर से बाहर। तो फिर बोले कि बोला ठीक है, आप एक काम करो कि आप कहीं सीखना चाह रहे तो सीख लो। ठीक है। मैंने भी ये कहा कि मैंने थोड़ा बहुत मान लिया, बाहर के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि बाहर कैसा ट्रेंड है, कैसे कि क्या फैशन मांग रहे है। हैं, कैसे कस्टमर से हाँ डील करते भैया। हैं, कैसे क्या करते हैं। तो फिर बोले कि चल ठीक है। मैंने एक पास में एक लड़की है जो जीन शादी हुई उसकी, मैं बोली कि मैं कोई अच्छा सा भाई बुटीक देखना, कोई सिखाता हो। बोला ठीक है। उसने 2-3 जगह पे बात की, मैं चली गई उसके साथ में। मैंने काफ़ी जगह पे गई, कई बुटीकों पे गई, तो उन्होंने एक ने तो मंथली के 4000 रुपये मांगे। 4000 रुपये मांगने के बाद मैं बोली कि भाई मशीन तो मैं लेके नहीं आ सकती, और एक फिक्स टाइम पे नहीं आ पाऊंगी मैं, जो फिक्स टाइम 4000 रुपये मांगे, फिर भी मशीन फिर आपको वो लेके जानी बोले थी? कि टाइमिंग क्या रहेगी, बोला 2 घंटे सिखाऊंगी मैं। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ, मशीन आपको ही लेके जानी थी फिर हाँ, मुझे ही लेके जानी पड़ रही थी मशीन, और फिर 30 किलोमीटर दूर आना जाना, ये भी दिक्कत थी। तो फिर मैं बोले कि मैं मान ले भी लेट भी हो जाऊँ, 2 घंटे खातिर मैं जाऊँ, तो परेशानी कुछ थी भैया। सिलेबस फिक्स था कि क्या सिखाएंगे? नहीं भैया, कोई फिक्स नहीं था। तो सिखाते क्या, मतलब वो क्या कुछ आपका बस- डिफाइन हुआ, प्री डिफाइन हुआ कि ये सिखाएंगे, ये नहीं भैया, सिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, फिर पता उसने क्या कहा कि बोला 4000 रुपये लूँगी, 2 ही घंटे सिखाऊंगी, 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पे बैठने भी नहीं दूंगी। मैंने बोला कि मेरी ट्रेन का टाइम तो होगा अभी लेट, 3 बजे की ट्रेन है, तो मैं कहाँ पे बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी। बोला कि मशीन की भी मान ले भी हम दे देंगे, भी इतनी दूर से नहीं लेके आए। फिर मैं 4000 रुपये तो आपकी फ़ीस होगी, तो मैं वहाँ से आऊँगी, पैसे लगाऊंगी, तो मेरे 10-12 हज़ार रुपये तो यही से चले जाएंगे। मैं अपना काम छोड़ गया, 2 घंटे के लिए मेरे 6 घंटे बर्बाद हो रहे थे। तो फिर मैंने वहाँ से मना कर दिया। फिर मैं घर पे आ गई। फिर मैंने उससे बोला भी कि मैं कोई और देख, कोई अच्छा हो तो जीन में। तो फिर इस दौरान मैं बीमार हो कब की बात है ये यहाँ आने से 1 महीने 2 महीने पहले की। 2 महीने पहले की बात है। हाँ। ठीक है। तो फिर उस टाइम पे मैं बीमार हो गई थी, तो भैया गए थे मेरे से मिलने के लिए। तो भैया बोले, जब मैं बोली कि भैया मैंने बाहर दुकान करनी है, बुटीक करनी है, बोला ठीक है बेबी। फिर मैं बोली कि मैं भाई मैंने जीन सीखने खातिर जाने की बात करी है, मान ले अगर भैया जो पुलिस में होने की हाँ बात कर रहे हो? भैया। तो फिर भैया ने भाई सोचा होगा, भाई तो भाई सोचा ही बहन के बारे में, कभी गई नहीं वो बाहर। तो उसने यहाँ से पता किया कि बोला कुछ महीने के बाद उसका फ़ोन आया, बोला सलमा तो कहीं नहीं जाइए, मैं यहाँ पे भिवानी में एडमिशन करवा दूंगा और उरा आ जाइए मेरे पास रह लिए। तो फिर भैया लेके आए। भैया क्योंकि दीदी का गांव नज़दीक पड़ता है, मानेरू गांव पड़ता है, काफ़ी नज़दीक है भिवानी से। हाँ भैया। बोला कि यहाँ पे रुक जाइए। मैं फिर बोली कि मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मेरे पर दिल्ली का सफ़र नहीं होगा, कि भाई मेरी आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे सर में दर्द हो जाता था। फिर यहाँ आने से पहले मैंने PGI से इलाज लिया भैया आँखों का, जिससे मेरा सर का दर्द में काफ़ी आराम है। मैं इसीलिए सफ़र कर रही हूँ कि दवाई लेनी पड़ती है मेरे को हर रोज़। अच्छा, क्या ऐसी क्या समस्या है आपको? मेरी भैया आँखों में ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, जो नस है वो कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, ये काम कर करके? हाँ भैया, काम करके भी, और मैं बीमार भी हो गई थी। फिर टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था मेरे पर, घर की जिम्मेवारी भी थी, और फिर बुटीक की भी। मेरे हस्बैंड भैया पहले उसमें थे मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में। हाँ भैया, अब वो घर पे ही रहते हैं। उनके आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, और उन्होंने मतलब
इस्तीफा दे दिया था भैया। इसके बाद काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कोई पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती? नहीं भैया, कोई पेंशन वगैरह तो नहीं। मतलब सारे परिवार का एक किस्म से भार आपके कंधों पर ही है। हाँ भैया, तो मतलब ये भी नहीं कह पा रही कि कोई ऐसा बंदा भी नहीं जिस तरह मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ। किससे बोले भाई, घर ससुराल का तो ऐसा है माहौल है, माँ बाप से बोलें तो भाई वो खुद टेंशन में होंगे कि बेटी की तकलीफ तो भैया देखी नहीं जाएगी माँ बाप पे। तो मैं सोच रही कि मैं खुद अकेली परेशान रह के ना मैं किसी और को परेशान ना करूँ, मैं अपनी मेहनत ही कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे अच्छे तरह से पढ़ लेकिन लिख। मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में की जाए ना तो ही उसका रिजल्ट मिलेगा। भैया मैं मेहनत इतनी ज़्यादा कर रही हूँ, अगर सही रेट होना है तो 50-60 हज़ार रुपये मेरे कहीं पे भी नहीं गए। सही रेट हो तो दीदी 3 सूट सिलते हो आप कम से कम भी। हाँ भैया। 70-75 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। हाँ भैया। और फिर सिंपल सूट सिल के बता पता रहा है हूँ। क्या, अब की बार करवा चौथ का जो सीजन था भैया, उससे पहले मैं बीमार हो गई थी। 1-1.5 महीने में बीमार रही, तो मेरा काफ़ी काम इकट्ठा हो गया था। तो उस काम को मैंने मान लिया कि 3 महीने का काम मैंने 1.5 महीने में कवर किया है। तो मैं इतनी पागलों की तरह हो गई थी भाई, जब मेरे पर तो बस ये काम छोड़ना ही पड़ेगा ऐसा हो गया था। बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान। तो फिर बोले कि बोला इससे अच्छा तो रहने दे। मैं एक दिन तो पूरी रात नहीं सोई, एक लेडीज़ का सूट आया हुआ था, तो ये ऑर्गेन्जा का कपड़ा होता है ना भैया, उससे मैंने पहले बोल भी दिया था कि भाई ये सूट सिलते वक्त कट जाएगा, उस पर वर्क ज़्यादा था। तो वो वैसा ही हुआ जो मैंने पहले बोल दिया, उसने पहले बोल दिया कि जो होगा सो होगा, तो आप सिल माफ दिए। कर दीजिए। पहले कस्टमर बोलता है कई बार कि तू जैसा भी कर दे और बाद में बोलता है नहीं आपने बोला नहीं, हाँ है ना। नहीं, मैंने बता दिया था उससे, मैं ये दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि वो सूट की लेंथ थी, तो वर्क को हम उठा के लगा रहे हैं, तो उसमें मशीन चलेगी तो भैया वो कटेगा ही। तो वैसा ही होगा, थोड़ा बहुत हो गया था। फिर उसने शाम के टाइम पे फ़ोन कर दिया भैया ये दिक्कत होगी, तो मुझे तो टेंशन हो गई, उसके लिए तो जरा सी बात थी। फिर मैंने उससे बोला कि भाई देखिए मैंने आपसे बोल दिया था, बोला भाई ऐसा थोड़ी बोला था कट गया, कट जाएगा। मैं बोली कि मैंने कहा था, बोला नहीं। फिर मैं बोली कि मैं चलो ठीक है आप ले आना, भाई जैसे तैसे होगा मैं कर दूँगी ठीक। फिर मैंने समझाया, बोली कि नहीं दीदी आपने बता दिया था, जो जिसका सूट था ना उसकी बड़ी जिठानी ने किया था शायद फ़ोन, तो उसने फिर उस जिसका सूट था ना वो बोली कि वो नहीं आपने तो बोले था, आपकी कोई गलती नहीं है। एक दिन और एक रात मैं पूरी रात टेंशन में रही। फिर अगले शाम को मेरे कहिए मिली तो थोड़ी रिलैक्स हुई भैया मैं, जब जाके मैंने काम किया। तो एक दिन मैंने पूरे दिन काम भी नहीं किया उस दिन। काफ़ी आप इमोशनल हैं अपने काम को लेके। हाँ भैया, मैंने ना अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं टाइम पे सूट नहीं दे पाती, बस ये ऑर्डर ज़्यादा लेते हैं क्योंकि काम ऑर्डर पता है कि मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती दे जाती हैं। फिर रेट मांगती हूँ तो फिर यही कहते हैं कि इतना ही लो। इतनी मान दुनियारी थोड़ी जाम रखी। हाँ भैया, पता है कि इतने दिन से मेरे कभी दुख नहीं हुआ। पता है कि एक सूटे तो चिल्ला है, यह बात हो जाए। उस टाइम पे ये नहीं देख रही कि भाई अपने बच्चा ने भी छोड़ रही है, अपनी नींद भी छोड़ रही है, अपना हर कुछ छोड़ रही है। भाई कई बार क्या होता है कि अच्छा ये जो मैं अभी बीच में आपकी बात को रोकूंगा, बेसिकली क्या है कि समाज में ना जो ये काम करते हैं लाइक सूट सिल रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, तो लोग उनको ना दया दृष्टि से देखते हैं आज भी कि ठीक है अपने बच्चे पाल रही है 5-10 हज़ार रुपये कमा के, ऐसे ना। मतलब उनकी ना सोच ऐसी है कि पता नहीं मतलब ये काम ना करने लायक नहीं है, जैसे छोटा काम है और अपना गुजारा सा कर रही है, और वही आप एक स्टैंडर्ड से कर देना तो बिल्कुल सही है। हाँ भैया, है ना। तो इस मामले में आप क्या मानते हैं, हमने कुछ माहौल चेंज किया देश का? हाँ भैया, काफ़ी माहौल कि कम से कम अब ये तो कोई नहीं बोलेगा कि सिलाई सिल के अपने बच्चों को पाल रहे हैं। हाँ भैया, अब तो पता है क्या भैया, यहाँ आने के बाद मेरा इतना हुआ कि कल मैं घर पे गई थी, अचानक से फ़ोन आ गया था। कल मैं यहाँ से 4:30 बजे निकली थी, तो मैं 6-7 बजे घर पे 6 बजे के आसपास घर पहुँच गई थी। तो मेरा देवर बोला कि बोला के सीखा है, के है रील में ये है, मतलब फिराक शेर ये है। मैं यूँ बता आपने कौन सी ड्रेस बनवानी है, उसका फ़ोटो मेरे फ़ोन पर शेयर कर दिए, मैं वही ड्रेस बना के दे दूँगी। भाई हम तो वही शादीशुदा हैं, भाई यही सोचेंगे हम कौन सी ड्रेस डाल सका, वैसे ही बनावांगे। भाई हमारे जो बैच की हैं वो सारी गृहस्थी वाली थी, हमारे बैच की थी, जो अब बैच चल रहा है हमारा, उसमें सभी ने यही सोचा कि भाई हम ऐसी ड्रेस बनाई ताकि हम घर पे भी डाल लें। ठीक बात है। तो सबकी यही सोच थी। मैं ये थोड़ी है ना कि भाई जो हम फैशन में वो करेंगे। मैं हाँ इतना सीख लिया कि हमने अब अगर आप कोई भी पिक्चर दिखाओगे, कोई फ़ोटो भेजोगे तो हम वो ड्रेस बना लेंगे।
सिंपल सूट सलवार से ज़्यादा आगे आ गए हाँ हैं। भैया, आज मैडम ने भी बोला है कि आज हमारा सिलेबस की कल लास्ट क्लास है, तो मैडम ने ये बोला है कि आप कोई भी फ़ोटो देखना भी किसी भी ऐप पे जाके यूँ सोचना कि आप कोई ड्रेस बना सकते हो कि नहीं बना सकते। आप सोचोगे तो सब बना सकते हो, लेकिन मैंने अभी मैं यहाँ आने से पहले देख रही थी कि मैंने सोचा कि मैं सब ड्रेस बना सकती हूँ। अभी देखो क्या है, पहले क्या है, आप किसी ड्रेस को देखते हैं ना तो आप मतलब फैसिनेट हो जाते होगे कि यार कितनी अच्छी ड्रेस है, लेकिन अब आपको जैसे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो ऐसे नहीं देखते कि ये कितनी अच्छी, वो देखते हैं ये बनेगी कैसे। हाँ भैया। आपका दिमाग उस हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि भैया कितनी ड्रेसेस सिखाते हैं। हमारे ड्रेसेस तो हम चाहे कितनी सिखाएं दीदी, लेकिन हम आपको तरीके सिखाएंगे, मछली खाना नहीं सिखाएंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। तो वही हम सिखाते हैं बच्चों की। अगर मेथड आपको पता है, अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, आपको पता है कि आपको हर चीज़ सिखा दी गई, ब्लाउजेज से लेके फ्रॉक से लेके लहंगा और सब कुछ, आपको गाउन वगैरह सब कुछ सिखा दिए गए, तो आप आराम से कर पाएंगे। हाँ भैया, पता है कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, बोले कुछ सीख भी रही है कि मैं कहा आप बताओ आपने क्या बनवाना है। भाई मेथड सिखा रही है मैडम। भाई मैडम ये थोड़ी नहीं एक ड्रेस सिखा दी, जिस तरह के गाँव में सिखाऊं सूट सलवार सिखा दी, भाई वो घर वाले का संतुष्टि हो जाए, सूट सलवार सीम लिया, पैर लिया, दिख गया। पर मैडम तो ये सिखा रही है कि हमें एक फार्मूले से हम क्या ड्रेस बना सका। बिल्कुल। तो ये चीज़ सीखी हमने। ये घर वाले तो ये चाहोगे भाई ड्रेस तो कुछ सीमी नहीं, और इतना खर्चा लग रहा है। कितना खर्चा लग गया आपका यहाँ पे? मेरा भैया लाख के आसपास हो गया। लाख के आसपास? हाँ भैया। फैब्रिक इसका मतलब अच्छा यूज़ किया आपने? हाँ भैया, मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था भाई कंजूसी नहीं करनी। पता है क्या भैया, पैसा तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो टाइम मैंने 3 महीना का यहाँ पे दिया है ना, वो फिर वापस नहीं मिलता मेरे को। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मेरे पास है ना भैया, मेरी शादी के बाद मैं मायके मान ले स्टार्टिंग में ही रही होंगी महीने 20 दिन, ना मैं हफ्ते के लिए भी नहीं आती घर पे। और मैंने अब अपने बच्चों से मैंने 3 महीने बिताए हैं भैया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं भैया, एक लड़का एक लड़की। मतलब कि ऐसे परिवार तो आपका हाँ सही है, भैया। छोटा परिवार। और बेटी तो उस दिन बहुत ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी दिन मेरा यहाँ पे मन भी नहीं लगा भैया। यहाँ पे आने के बाद तो कुछ स्टार्टिंग में तो मेरा मन भी नहीं लगा, और कुछ ऐसा भी हो रहा था कि कुछ होगा कि ना होगा। डर? हाँ डर भैया। क्या होता है? डर ये होता है कि मान के चलो, डर आपका अपना नहीं था, वो समाज का डाला हुआ डर था। आप समझे, आप 20, 25, 15 हज़ार रुपये कमा रहे थे, जो भी हाँ कमा रहे थे, भैया। एक तो आपके दिमाग में ये कदे उड़ जाऊँ, सीख भी ना पाऊँ, और ये पीछे भी गए, वो जो डर होता है ना, वो नहीं करने देता कुछ। वो स्टार्टिंग के महीने में तो भैया ऐसे ही रहा, मेरे को नींद भी नहीं आई भैया। एक दिन तो ऐसा लगा कि रोने भी लगी, मैं सोची मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ का भी प्रेशर, मेरा काम बंद हो रहा है, परिवार में कमाने वाले भी आप अकेले? हाँ भैया। और फिर प्रॉब्लम ये भाई बच्चे भी का भी मन नहीं लग रहा ना। फिर मैं हर हफ्ते जाती थी भैया मैं घर पे। अच्छा। 2 महीने तो मैं गई, अब लास्ट के महीने में नहीं गई मैं। क्यों? ड्रेसेस हैवी आ गई थी? ड्रेसेस भी पता कि मैंने सोची कि मैं टाइम यहाँ पे दे दूँ। अभी कितने बजे आते हैं आप सुबह? मैं सुबह 8:45, 8:40 के आसपास, 9 से पहले आ अभी जाती जाते कितने बजे हैं? हूँ। मैं जाती हूँ 5, 5:30। तो उस टाइम तक आप कितने ड्रेसेस सील देते हैं क्लास के बाद? भैया मैं ड्रेसेस सिर्फ ये कब स्टार्टिंग में तो मैंने है ना भैया सिंपल सूट सिल लेती, 2-3 भी निकाल ले जाती। फिर मैंने स्टार्टिंग के महीने मैंने खूब काम किया भैया। मतलब बुटीक का? हाँ भैया। वहाँ के ऑर्डर यहाँ कंप्लीट किए हैं? फिर ऐसा? हाँ मतलब पेंडिंग में थे ना, वो ही किया है। हाँ, मतलब पेंडिंग के ऑर्डर आपने यहाँ कंप्लीट हाँ किए? भैया। आपने शायद मेरे से पूछा भी था कि हाँ, क्या मैं ये पूछा काम था कर जी। सकती हूँ? मैंने कहा ना कोई। फिर मैंने ना खुद यूँ सोचा कि 10-15 दिन तो मैंने किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं यहाँ पे तो डबल नुकसान हो रहा है मेरा। मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रही, वहाँ का प्रेशर लेके आने ले जाने, और फिर मैं ये उनमें मन रहता मेरा, अब ये कंप्लीट मेथड करने। भी नहीं छूट पाते आपसे? हाँ भैया। फिर मैं ये कंप्लीट करने हैं, उसमें उलझी रही, फिर मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिया भैया वो काम। अभी जो आपके कस्टमर्स हैं वो क्या कह रहे हैं आपको? कस्टमर के भैया फ़ोन भी आते हैं। मैंने उनसे बोल रखा है मैं 20 तारीख के बाद ही आऊँगी, मैं गाँव में आऊँगी, तो मैं उससे पहले नहीं आ रही। और किसी ने सूट उठा के ले जाने तो ले जा भाई, मैंने इतना वो करा, मतलब काफ़ी काम था मेरा यहाँ पे आने से पहले। मैं कोई ले जाओ तो ले जाने दिया, कोई रुके तो रुक जाए, मेरी बहन से बोल दिया था मैंने। एक ही जगह शादी हो रखी है आपकी? हाँ भैया, दोनों बहनें एक ही जगह ओके। पे। तो अभी वहाँ यहाँ से आप जाएंगे तो कितने पैसे चार्ज करेंगे लगभग? कुछ बढ़ाएंगे रेट को? गाँव में भी रहेंगे तो भी? हाँ भैया। कितने? भैया कम से कम 500 रुपये तो रेट का रहेगा ही, जिसमें इंटरलॉक भी नहीं करूँगी मैं। 500 रुपये इनर वाले के बता रहे हैं आप? हाँ भैया। और बेसिक उसके सिंपल उसके भैया 300 रुपये। पता है कि गांव में ये चीज़ है कि ये देखिए जहाँ कभी पता नहीं किसी 150 में सील दे, 200 में सील दे, हाँ। वो 150 में लेकिन एक सील चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर आप इतना पैसा लेंगे ना गांव के हिसाब से ज़्यादा लगेगा लोगों को, लेकिन आपके पास कस्टमर भी वो आएंगे जो शहर में सिलवा रहे होंगे।
भैया उनको कम लगेगा वो पैसा। हाँ भैया, पता है अब भी मेरे पास कस्टमर वही आते हैं जो महंगे सूट सिलते हैं, सस्ते सूट मेरे पास सिलने नहीं आते भैया। मेरे पास जो सूट सिलने आते हैं वो 1000 से ऊपर ऊपर की रेंज के आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रेट भी ज़्यादा लगते हैं भैया, 350 के भी। कोई नहीं, अभी क्या करेंगे आप जाके ना अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ भैया। मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए, देखो अभी आप इस चीज़ को समझो कि सूट है, और मैं तो कहूँगा यहाँ से जाने के बाद ना सूटों पे ध्यान मत दो, जो ड्रेसेस है ना उन पे फोकस करो आप। हाँ भैया, पता है क्या है भैया, सूट भी सिलने पड़ते हैं। नहीं सूट कम सिलने कम पड़ते हैं, मैं हो। मना नहीं कर रहा, हाँ भैया। लेकिन आप लोगों को ये दिखाने में अगर कामयाब हुआ कि मुझे ऐसी ऐसी ड्रेसेस भी बनानी आती हैं, तो आप बहुत बेटर पैसा कमा पाएंगे। हाँ भैया, अभी काफ़ी इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ये ड्रेस बनानी है। हाँ ये वही मैं बनानी कह रहा है, हूँ, यहाँ पे लड़कियों ने दामन सिल के 5-5 हज़ार रुपये लिए हैं, हाँ। समझे। काफ़ी अच्छी सिखाती है भैया मैम। ओके, तो पहले दिन जब आप यहाँ पे आए क्लास में, जब सिखाया गया सिंपल सिलाई कैसे करते हैं, कैसा लगा आपको कि ये सीखने थोड़ी आए थे इतने साल के बाद? ना भैया, स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगा, मखा पता नहीं कहाँ फंस गए। डूब गए। फिर हम 3-4 जने थी, हम्म, दो फ्रेंड और हैं, वो भी ये सोचे सलमा पता नहीं कहाँ फंस गए। हम्म। एक दिन तो इतना सर में दर्द हो, उस दिन पता नहीं क्या था, कुछ सोल्डर था। आराम हो गई क्लास हो गई ऐसा। हाँ, उस दिन चौथे हम क्लास। फिर है ना महा चल बाहर चल लाएंगे, चाय पी के आवांगे। सर्दी थी, सर्दी का मौसम था, सारे बाहर जाके बोले भाई कुछ भी समझ में ना आता। भाई सब ने ये सोचा महा पे भी भागे ना, तो लास्ट तक देखांगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यही मैं पहले दिन मैं भी समझाता हूँ बच्चों को कि ऐसा है, जो आपका जोश और जुनून है ना जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप आए हो कि रितु मैडम के पास एक छड़ी हो आपके सिर पे घुमाएगी और आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ भैया। टाइम देना पड़ेगा, 3 महीने तो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। और जब आप सोचेंगे, जैसे हमारे स्टूडेंट काफ़ी हैं ऐसे, 7-8 स्टूडेंट ऐसे मेरे को मिले हैं जो पहले आए 10-15 दिन में छोड़ के चले गए, दोबारा आए 6 महीने 1 साल बाद हाँ भैया। दोबारा सीख के जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चों को ना एक बार लगता है कि मतलब अब जैसे वो क्या करते हैं, एक बंदा छोड़ के गया, उसके साथ वो बच्चे तो रुक जाएंगे ना जो जिनको कुछ भी नहीं आता था, हाँ भैया। लेकिन वो 3 महीने बाद देखेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, फिर उनको रिग्रेट होता है कि ये तो गलत कर दिया, मैंने नहीं आना चाहिए था। क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सिखाने की, ऐसा नहीं कि आप छड़ी लिए बैठे पता है हैं क्या भैया, स्टार्टिंग में यो भी तो कंफ्यूज था ना हमारा, तो क्यों मैं पहले सिलाई करती थी, हम्म। अब ये समझ में नहीं आया था मैं सही हूँ या मैम सही है। मेथड हाँ भैया। मेथड में क्या होता है दीदी, जैसे वो कुम्हार होता है ना, वो घड़े बनाता है, तो अगर मिट्टी सही हो ना तो सही है, वो अच्छा घड़ा बनेगा। लेकिन अगर वो गड़बड़ है, पहले उसमें कुछ छेड़खानी कर रखी है ना, तो बनता नहीं है अच्छा। हाँ भैया। तो ये समस्या है, जो सीखे सिखाए होते हैं ना, वो पहले अपना मेथड भी रखते हैं, फिर यहाँ का मेथड भी, और मिक्स करके ख़राब कर देते हैं। फिर भैया पता है कि मेरे 20-25 दिन तो इतना दिमाग ज़्यादा ही खराब रहा, हम्म। मन भी नहीं लग गया। मैं एक बार मैं घर पर गई तो घर के भी गुस्सा करेंगे, भाई इतना टाइम भी लगा दिया, फिर ना ही समझ में आया था क्यों गई। हम्म। फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, अपना एक साइड ना छोड़ के, स्टार्टिंग तो यूँ सीखना शुरू किया कि मैंने कुछ भी आता ही नहीं। उस दिन के बाद आज तक भाई, फिर हमारे जो कली वाला मेथड था ना, वो क्लियर होने के बाद उस दिन तो मेरा मन इतना खुश हो गया कि भाई सब कुछ आ गया, क्योंकि काफ़ी अच्छी ड्रेस बन गई थी मेरी। मैंने 2-3 ड्रेस बनाई थी। मेन चीज़ ये भी हुई ना दीदी कि आपको अपने मेथड कहीं ना कहीं छोड़ने पड़ेंगे, हाँ भैया। नहीं तो मिक्स करेंगे आप। हाँ भैया। यहाँ भी सुन रहे हैं, अगर आप मान के चलो आप यहाँ आ रहे हैं तो कोरे कागज़ की तरह आना पड़ेगा आपको, फिर जो मैडम सिखा रही हैं वो बिल्कुल सेट आएगा। हाँ फिर भैया मैंने ऐसा ही किया कि फिर मैंने पिछले अपना, को कैसे कवर किया आपने, क्या 25 भैया? दिन वाले को? वो तो पहले मेरे दिमाग में तो थे ही, मैं अपना दिमाग चला रही थी भैया, अपना एक काम से कर रही थी। फिर मैं सब कुछ छोड़, मैडम का मेथड तक कर, लेकिन सही फिटिंग वगैरह आई ना, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया वो पहले ओके। वाला। तो 3 महीने के दौरान टोटल एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा आपका, अच्छा बुरा? बहुत कैसा? अच्छा रहा भैया, बहुत ही अच्छा। अब किस तो चीज़ ने मोटिवेट किया आपको यहाँ इंटरव्यू देने के लिए लास्ट में? मैं क्योंकि आप काफ़ी शर्मिले स्वभाव भी हैं। भैया, मैं ना जब आपसे बातें करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बोलने की नॉलेज मिलेगी। जब आप कई बार स्टार्टिंग वाले दिन आई ना मैं यहाँ पे, तो मैं काफ़ी डरी सी थी। मैं सोची पता नहीं किसा होगा, अभी इतनी भीड़ भी थी, और पता नहीं भाई कोई वीडियो भी भाई जब अगर हम देखते हैं भाई, तो ऐसा लगना पता नहीं क्या होगा। मैं बाथरूम में गई तो भी मुझे डर लग रहा था। फिर जब आपने क्लास ली थी ना कि आपने यहाँ के रूल बताए, उस दिन के बाद मैं टेंशन फ्री हो गई थी। हाँ, डर नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। हाँ जैसे भैया। सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर नहीं होगा ना दीदी, तो आप मान के चलो हमारे पास उड़ीसा आंध्रा से लेकर हर जगह से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कंप्रोमाइज़ हो गया तो कौन भेजेगा अपने बच्चों को? फिर मैंने घर पे फ़ोन भी किया था भैया मेरे हस्बैंड के पास, मैं यहाँ के रूल बहुत अच्छे हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं यहाँ पे रहने में। या कोई ऐसी कोई समस्या नहीं। देखो, समस्या तब होगी क्रिएट दीदी जब कोई लड़की खुद क्रिएट करके आई होगी हाँ भैया। अपनी लाइफ में। अगर उसने खुद ही समस्या कोई क्रिएट कर रखी है, उसका तो देखो हमारे पता पास कोई है। इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ कोई क्रिएट नहीं होगी, सेंटर में ही हमारी गारंटी है। पता है क्या भैया, एक तो हम घर से बाहर कभी गए नहीं,
तो और एक हम भाई फ़ोन में देखते हैं जो सीरियल आते हैं उनमें जो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हाँ। हैं, तो उनसे मैं काफ़ी देखती हूँ भैया। क्राइम पेट्रोल उसी अच्छा एक चीज़ और है, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखने के बाद ना इंसान डर जाता है, बहुत वो हर किसी ज़्यादा। को शक की नज़र से देखता है ना। हाँ भैया। बीच में मैंने भी काफ़ी देखा है, लेकिन मैंने बंद कर दिया वो। हर इंसान उसको चोर दिखता है, हर मर्डर दिखता है, और हर चीज़ उसको साइन दिखती है कि इससे बच लो, 10 तक क्राइम पेट्रोल 10 तक पता है होता है क्या ना। भैया, हम तो चलो ठीक है, हमारी तो हो गया टाइम पास। कहाँ कुछ दीदी, अभी तो बच्चे 30-32 साल की उम्र है, अभी कहाँ नहीं, टाइम फिर पास हुआ पता है आपका। कि बच्चों के लेके थोड़ा डर सा रहता है मेरे को, हम्म, क्योंकि बच्चे हमारे पैदल जाते हैं स्कूल में। कहाँ गाँव में जाते हैं? हाँ, गांव में ही भैया। तो इसलिए मैं ये क्राइम पेट्रोल वगैरह देखती तो काफ़ी डर जाती थी। मैं उनसे बोलती हूँ बच्चों के साथ लेके जाना और छोड़ के आया करो। आजकल भैया किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, ये तो सच्चाई है। फिर मैं इस बोली बात कि में माँ कोई दो राय मेरे नहीं है। बच्चे थे ना, माँ किसी के पास नहीं छोड़ने, ना किसी के पास जाएंगे। बोला एक पता नहीं आपका दिमाग में क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। मैं कहा बस कुछ ना। फिर उन्हें पता चला कि मैं क्राइम पेट्रोल देख दिया, उन्होंने मना करवा दिया। अभी उसके बाद ठीक हो गया सब? फिर मैंने खुद भी छोड़ दिया। फिर एक पड़ोस में थी, मतलब चाची लगा हमारे परिवार में, वो बोली सलमा क्यों रहा तेरा आजकल टेंशन में रहा। मैं बोली मैं क्राइम पेट्रोल देखूं। बोली पागल हो जाएगी, मत देखा कर। बोला मैं भी देखा करती तो मेरा दिमाग नुए था। नहीं, एक्चुअल में नाटक ऐसा है कि आपको नेगेटिव कर देता है प्रॉपर है। आप पता है क्या भैया, शाम को मैं काम करती, सब सो जाते, हम्म। मैं रात को 10-11 बजे लग काम करती दुकान में, तो अकेले का मन नहीं लगता, वो चला के छोड़ दिया करती। मैं और तो क्या ही देखूं, तो वो आदत सी हो गई थी। काफ़ी दिन देखा मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं ये तो ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली बात होगी भैया। फिर बोला कि नहीं ये मत देखा कर। फिर मैं न्यूज़ देखा करती, मैं न्यूज़ और क्राइम पेट्रोल ही देखती थी। न्यूज़ से भी भड़क होती थी। न्यूज़ तो और ज़्यादा खतरनाक अपने देश हाँ में। भैया, मैं न्यूज़ इतनी ज़्यादा देखा करती भैया, कमरे से टीवी ही हटा दिया। दीदी न्यूज़ एक चीज़ देखो ना, न्यूज़ भी दिखाते क्या है, डिबेट दिखाते हैं। हाँ भैया। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और 4-5 टॉपिक हैं इनके पास ना, बस इससे अलग है क्या। अब हमारे फिर- यहाँ कितने स्टूडेंट आते हैं मुस्लिम के, और सिख आते हैं, आपके क्रिश्चियन भी आए हैं। हमने तो किसी को ऐसा नहीं देखा कि नहीं किसी ने कुछ भैया। नौटंकी कर दी हो। नहीं भैया, लेकिन यहाँ आप का तो आज न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, शाम को सेम वही कहानी रिपीट है, रिपीट टेलीकास्ट हर न्यूज़ चैनल पे। अभी यहाँ पे भैया मैंने 2 महीने हो गए, हाँ। बिल्कुल दिमाग शांत है मेरा। यहाँ पे हुआ कभी आपके साथ, जैसे आप मुस्लिम हैं, आपके साथ किसी ने यहाँ पे भेदभाव किया कभी? नहीं हुआ भैया। किसी स्टूडेंट ने किया हो? नहीं भैया, किसी ने नहीं होता ना। नहीं। एक दिन एक लड़की बोली कि आपका क्या नाम है, बोली सलमा। बोले आप मोमडन हो, मैं कहा हाँ। बोले आप लग तो नहीं रहे, मस्कल पर थोड़ी लिखा हुआ है। भाई हम तो जिसा व्यवहार उसके साथ वैसे ही पैसा। भाई कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षा ये नहीं सिखाता कि भाई हम किसी से द्वेष करें। बिल्कुल, कोई नहीं बदलता। कोई किसी ने नहीं बदलता। और मेरी नज़र में तो भाई सबसे बड़ा धर्म, रिश्ता, नाता इंसानियत का है। अगर वो ही नहीं है इंसान में, तो कोई धर्म वगैरह सब कुछ व्यर्थ है। वो तो व्यर्थ है, फिर तो कहानी ही खराब है। और ज़्यादा पढ़े लिखे होगे, जो ज़्यादा धर्म न मानना है, उनमें या ज़्यादा पाओगे कि वो यो धर्म ऐसा है, यो ऐसा। वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई पे चलते हैं। हाँ भैया, उनमें आधा अधूरा ज्ञान हो, वो आधा भी अधूरा ज्ञान दिखेगा। मौत का कारण। हाँ भैया। समस्या ये है कि वो पढ़ते हैं नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा, वो सिर्फ सुने हुई बातों पे चलते हैं। और सुने हुए तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, कोई कुछ ही सुना दे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आजकल तो रील्स में ज्ञान ही दे रहे हैं सभी। इन 3 महीनों के दौरान आपकी जो यहाँ का स्टाफ है, और खासकर रितु मैम, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही भैया। कुछ डाउट वगैरह सोल्व हुए आपके कि नहीं? हाँ भैया, डाउट क्लास मैंने एक भी नहीं ली भैया, क्यों? क्योंकि मेरे डाउट क्लास में क्लियर हो जाते थे। काफ़ी डीपली समझाती है मैम। हाँ एक भैया। टॉपिक को ऐसे खोल देती है प्रॉपर्ली। हाँ भैया, पर पता है कि डाउट कहाँ पे रहते हैं, क्लास में तो हम ध्यान देते नहीं। और फिर स्टूडेंट में आपस में पूछें, कोई अलग बताओ, कोई अलग बताओ, स्टूडेंट वहाँ अपना पे- ज्ञान मिक्स कर देता है। हाँ भैया, वहाँ पे कंफ्यूज रह जाए। पता है बीच में मेरे साथ क्या हुआ कि मैं हर चीज़ पूछ के करने लगी। एक हफ्ता बीच में ऐसा गया मेरा डर गया। कि मैं सोची मैं खुद गलत हूँ। मैंने ये समझा कि मैंने कभी सिलाई की ही नहीं। पर एक मेरे साथ वो रीना है, वो बोली कि सलमा आप तो फेल हो गए। मैं क्यों? बोले हर चीज़ पूछ कर है। मैं तो तब पता चला कि मैं हर चीज़ पूछ के करने आपको लग पता नहीं चल रहा था? और हाँ भैया, और मैं ये सोच रही थी कि मैं गलत हूँ और उसे आगे वाला बता रहा है वो हाँ, सही है। ऐसा मेरे साथ भी ज़िंदगी में एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसा ना। मतलब एक बार हम कुछ पेपर सवाल कर रहे थे, और एक हम 2-3 लड़के होशियार होते थे ना। एक लड़के का दूसरे का मैंने देख गया गलती से, या देख लिया मैंने जैसे भी था, उसका कुछ उत्तर अलग था। मैं सोचा ये गलत नहीं करता, ये इसका गलत नहीं हो सकता। मैंने वो टेप दिया, गलत हो गया, मेरा सही था। हाँ ऐसा ही हुआ भाई मेरे साथ। पता है कि अंजलि है,
एक वो इंटरव्यू देगी जब आएगी आपके पास, हम्म, तो सब उससे पूछ रहे माँ इसने इसको ज़्यादा आती होगी, हम्म। उन्हें भाई अच्छी आती है, सिलाई भी अच्छी आती है। हम्म। मैं भी उससे पूछने लगी माँ भाई मेरी ये डाउट है बता दे। हम्म। वैसे मेरे मतलब मैं आपके साथ स्टूडेंट ही है। हाँ भैया, हम्म। फिर मैं उससे पूछी, फिर मैं तो और ज़्यादा उलझ गई भैया। हम्म। मैं सोची कि मैं जो कुछ करी वो सारा ही गलत है। फिर हमें फिर टीचर से उनसे क्यों नहीं पूछा यहाँ पे? पता है यही तो मैं जो मैम बता रही थी मेरे डाउट साथ ही क्लियर हो रहे थे भैया। फिर लेकिन मैंने आप वैसे घुस गए दिमाग में आपके कि गलत है। 2-3 दिन ऐसे गए मेरी। फिर वह मेरी फ्रेंड रीना कटिंग कर रही थी, वो बोली सलमाई उन्होंने मंगाई उन्होंने किस तरह कर दिया, दिमाग कहीं और था उस टाइम पे। मेरे थोड़ी टेंशन सी भी थी भैया। हम्म। तो बोले सलमा तेरा दिमाग कितना है? हम्म। मैं क्यों? बोले तू हर चीज़ पूछ पूछ कर लग रही, तू तो फेल होगी, तेने कुछ ना आता। मैं ऐसा क्यों बेबे? बोला देखिए नु किस तरह निशान लगा रही। उस दिन के बाद मैंने किसी से पूछना ही छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि आप क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, हाँ उसमें भैया। देखो आप एक बार नहीं क्लास भैया मैंने एक दिन भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं ली। लाइव देखा आपने? मैंने जो कुछ सीखा भाई ऑफलाइन ही सीखा इंस्टाग्राम पे आईडी तो कहीं होगी इनकी? है भैया। हैं, डालते हो? मैं नहीं डालती, मेरे हस्बैंड डालते हैं। ओपन है? हाँ भैया। आपकी फोटोज वगैरह डालते हैं? हाँ भैया, यहाँ आने के बाद डाली भैया। इंस्टाग्राम चलाते हैं दीदी? हाँ भैया, बस रील देखती हूँ और कुछ नहीं रील देखते हैं, कुछ या कुछ नहीं डालते कि आप जो भैया। ड्रेसेस मेरे वगैरह को में डाल- डालने नहीं आते। और यहाँ से जाने के बाद जब बुटीक करेंगे आप, यहाँ से जाने के बाद तो फिर कैसे काम चलेगा बिना सोशल मीडिया के? भैया मेरा बेटा है, मेरे हस्बैंड है, वो कर देंगे। सपोर्ट है आपको इस चीज़ के हाँ लिए भैया। कि आप ड्रेसेस में फ़ोटो डाल सकते हैं? हाँ भैया। काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है फिर आपकी तो। नहीं मेरे हस्बैंड वैसे अच्छे हैं भैया। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है आपके, वो बताएं। मेरा यहाँ जाने के बाद भाई बुटीक ओपन करने का प्लान है। अभी आपको ये, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इस शहर में करेंगे? नहीं भैया, कन्फर्म तो है जुलाना ही, लेकिन अगर जुलाना का एरिया थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा भाई, किस एरिया में कितना काम चल सकता है, ना तो फिर रोहतक ही आ जी। सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो पाए हाँ तो आप चाहे जुलाना कर लेना, चाहे रोहतक कर लेना, जींद कर लेना, सभी जगह चल जाएगा। लेकिन अगर आप दिखाने में कामयाब नहीं हो पाए कि आपको ये काम आता है, जैसे मान के चलो आपको ड्रेस आती है बहुत अच्छी है, आपने प्यारी बना रखी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चले कि आपको ये बनानी भी आती है, तो वो कैसे आपको ऑर्डर देंगे आपको? हाँ ये तो बात सही ये है दिखाना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जो आपकी फेयरवेल पार्टी होगी उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? भैया। अभी तो 2-3 ड्रेस मैंने बना के रखी हुई हैं, लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कुछ हटके बनाऊँ। कुछ हटके? हाँ भैया। हटके मतलब मशीन से उल्टा हटके? भैया पता है कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग से ही बने। मतलब कुछ ऐसी ड्रेस जो और बच्चे ना बना रहे हो? हाँ भैया। कॉपी पेस्ट ना कर दे कोई? हाँ भैया। लड़कियां ना यहाँ पे ना शाम को रात को जाके बनाती हैं या घर पे बनाती हैं, सबके सामने कोई ड्रेस नहीं बनाता फेयरवेल की, मैंने देखा है ये। नहीं भैया ऐसी कुछ बात नहीं है। सारी बातों के बीच में दीदी वो बात रहेगी कि आप पढ़े लिखे कितने हैं? भैया मैंने +2 की है। +2 की है, उसके आगे क्यों नहीं पढ़े? भैया हमारे गांव में है ना, हमारी जाति में पढ़ाते नहीं थे, हमें मुसलमानों के यहाँ पे। अच्छा, फिर उन्हें आपको कैसे पढ़ाया? जी मेरी मम्मी की और मेरे पापा की और बड़े भैया की सपोर्ट थी, वो चाहते थे कि मैं पढूं। भैया तो ये चाहते थे कि मैं आगे और पढूं। अच्छा, लेकिन मेरी +2 के मैंने पेपर देने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। +2 के बाद आपकी शादी कर दी गई? हाँ भैया। तो आगे वाले भी बोल रहे थे कि पढ़ ले, फिर गृहस्थी में जाने के बाद तो वह कहाँ पढ़ाई जाती है। ओके। हमारे गांव में भैया मुसलमानों में मैं पहली लड़की थी जिसने मैंने +2 की थी। अच्छा, उससे पहले किसी लड़के ने +2 ही नहीं की थी? नहीं भैया। और अभी क्या हालात हैं, अभी क्या देखते हैं? अब तो सब पढ़ते हैं भैया। अब सब पढ़ते हैं, नॉर्मल है? हाँ, जिसके घर के सपोर्ट कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। ओके। और जो आपका गांव है जहाँ पे आपकी शादी हो रखी है, वहाँ के क्या हालात हैं? वहाँ के तो अच्छे हैं भैया, अगर कोई बढ़ना चाहो तो बढ़ सका। मर्जी में परिवार सपोर्ट कर रहा है? हाँ भैया। ओके, थैंक यू। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। और ये मेरी बहन सलमा, इनको मैं पहले से जानता हूँ, ये हमारे कुछ जानकारी में थी और मैंने इनको काफ़ी पहले समझाया था और होपफुली ये बहुत अच्छा सीख पाए, नहीं तो फिर इनके भाई भी मेरे को गाली देते हैं कि नहीं सिखा पाए इतना बड़ा सिस्टम नहीं भैया। बना के बैठे हैं, नहीं सिखा पाए। तो सही में सिखा पाए ना दीदी? हाँ भैया। क्योंकि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी रहती है। जब कोई बच्चा हमारे पास आता है इतनी दूर से, वो आस करके आता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि उस बहुत कुछ छोड़ के पीछे बच्चों को, परिवार को और हर चीज़ को पीछे छोड़ के 3 महीने एक महिला के लिए निकालना, अब मतलब एक बच्चा होता है उसको आप जब कोचिंग के लिए भेजते हैं उसके लिए निकालना एक अलग चीज़ है, 10वीं 12वीं में होता है। लेकिन एक महिला जब अपने परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आती है, वो बिल्कुल एक अलग टास्क है। और अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ पे होने का। तो आप बेझिझक होकर यहाँ पे आ सकते हैं, हम बिना सिखाए किसी को नहीं भेजते हैं। थैंक यू।
नाम है उसका।